आज हम जो पॉलिटिकल साइंस का 4th चैप्टर का जाति धर्म और लैंगिक मसले वाला रिमेन जो चैप्टर रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने सांप्रदायिकता के बारे में पढ़ा, राजनीति के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्ष शासन। सांप्रदायिकता ही हमारे देश में लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। सांप्रदायिकता यानी कि अपने धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना, तो ये हमारे सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती रही है। और धर्मनिरपेक्ष के प्रति हमारे जो देश के नेता थे या संविधान निर्माता थे वो सचेत थे, इसलिए उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को अपना एक मॉडल के रूप में चुना। और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। भारतीय राज्य में किसी भी भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया, यानी कि भारत ने किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया है। सभी धर्म समान है। जैसे श्रीलंका में बौद्ध धर्म है, पाकिस्तान में इस्लाम है, इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा रहा है। इसके विपरीत भारत का संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता, वह सभी धर्मों को समान मानता है। नेक्स्ट आ जाता है कि संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाते हुए, यानी कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और किसी का भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें आ जाता है हमारा संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है, यानी कि गैर कानूनी मानता है अगर धर्म के आधार पर किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है बेटा, इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार भी देता है। यानी कि कुछ हमने 8th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, कुछ एक्सेप्शनल केस ऐसे होते हैं जिसमें हमारी सरकार जो है, हमारी गवर्नमेंट जो है वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है और वो दखल देती है और वो छुआछूत करने, अनटचेबिलिटी या धर्म के आधार पर भेदभाव करने की इजाज़त नहीं देती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ट्रैफिक रूल्स है कि आप 2 व्हीलर्स विदाउट हेलमेट नहीं चला सकते, लेकिन आप देखते हैं कि जो सिख समुदाय के लोग हैं उन्हें वो सिर पर बहुत बड़ी सी पगड़ी पहनते हैं। तो इस तरह से अगर कंपलसरी कर दी जाए तो उनको अपनी जो सर से पगड़ी उतारना है वो उनके धर्म के विरुद्ध है, इसलिए वो अपना धर्म के विरुद्ध है, इसलिए वो अपनी पगड़ी नहीं उतारते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर इंटरफेयर करती है और उन्हें इस मामले में छूट देती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जाति और राजनीति। बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार जाति जो है वो राजनीति को प्रभावित करती है या राजनीति जाति को प्रभावित करती है। तो हमने राजनीति में सामाजिक विभाजन की 2 अभिव्यक्तियाँ देखी। एक तो थी कि सकारात्मक या लाभदायक, दूसरी है नकारात्मक। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक। अब जाति और राजनीति की चर्चा से पहले हम इसके दोनों ही पक्षों को देखेंगे। पहला आ जाता है जातिगत असमानताएं। हमारे समाज में बहुत सारे लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति पर विभिन्न तरह से भारतीय समाज में जो विभिन्नताएं हैं वो देखने को मिलती हैं। अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी में जाता है, लेकिन जाति व्यवस्था इसका एक अतिवादी और स्थायी रूप है और अन्य समाजों में मौजूद असमानताओं में यह एक खास अर्थ में भिन्न है। इसमें पेशा के वंशागत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। एक जाति समूह के लोग एक या मिलते जुलते पेशों के तो होते ही हैं, साथ ही उन्हें एक अलग सामाजिक रूप में, यानी कि वो जैसे एक जाति के हैं। मान लो कोई खाती है, कोई नाई है, कोई मतलब कुछ भी है, तो वो उनके जो काम, जो उनके पेशे हैं वो मिलते जुलते होते हैं, तो उन्हें सामाजिक समुदाय के रूप में भी एक तरह से देखा जाता है। उनमें आपस में ही बेटी रोटी अर्थात शादी खान पान का संबंध रहता है। अन्य जाति समूह के बच्चों की न तो शादी होती है, न पारिवारिक और आयोजनों में उनकी पांत में बैठकर लोग भोजन कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं वर्ण व्यवस्था, यानी कि जाति के आधार पर हमारा समाज जो है बटा हुआ है। अपनी ही जाति में शादियाँ होती हैं, अपनी ही जाति में रिश्ते होते हैं, लेकिन आजकल धीरे धीरे ये जो चीज़ है ये घटती जा रही है।
नेक्स्ट आ जाता है वर्ण व्यवस्था। अन्य जाति समूहों से भेदभाव और अन्य अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। इसमें अंतर जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। इसकी चर्चा हमने 9वीं कक्षा में की थी। यही कारण है कि ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, ये सब समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज को बनाने की ओर काम किया। अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता। इसमें इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। आगे बात आ जाती है कि जो भी हमारे समाज सुधारक रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, उन्होंने जाति संरचना या जाति व्यवस्था में बहुत सुधार करने की कोशिश की। आर्थिक विकास, शहरीकरण, ये कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि शहरीकरण से आप क्या समझते हैं। तो शहरीकरण से अभिप्राय है गाँव का शहरों में धीरे धीरे तब्दील होना। साक्षरता और शिक्षा के विकास का पेशा चुनने की आज़ादी और गांव में जमींदारी व्यवस्था के कमज़ोर पड़ने से जाति व्यवस्था, यानी कि धीरे धीरे ये मानसिकता अब घटती जा रही है। जातिगत भेदभाव, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप पहले के अपने पेरेंट्स या जो भी हमारे टाइम के दादा दादी थे, उस टाइम पर जातिगत जो वर्ण व्यवस्था थी वो बहुत ही कठोर थी। यानी कि जो नीची जाति के लोगों को अपने समान बराबर बैठने नहीं दिया जाता था। उनको अगर वो आ जाते थे तो पानी भी उनको अलग तरीके से पिलाया जाता था, इस तरह की। लेकिन धीरे धीरे अब ये व्यवस्था धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके कारण अब ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी घटती जा रही हैं। समकालीन भारत से जाति प्रथा विदा नहीं हुई है, लेकिन अब भी पहले के मुकाबले जो है ये जाति प्रथा अब कमज़ोर, जो जातिवाद है ये अब कमज़ोर पड़ गया है। किस कारण? पढ़ाई लिखाई का जो चलन मौजूद था और इनकी शिक्षा पर पकड़, आधुनिक शिक्षा, समाज सुधारक या जो कानून बना दिए गए हैं, इस कारण धीरे धीरे अब जो जाति व्यवस्था है वो धीरे धीरे अब कमज़ोर पड़ती जा रही है। नेक्स्ट आ जाता है राजनीति में जाति, यानी कि जो आज प्रेजेंट टाइम में जो राजनीति है वो जाति सांप्रदायिकता, जातिवाद पर बहुत ज़्यादा आधारित है। वैसे तो कहा जाता है कि सभी को समान अधिकार है, सभी को जो भी उनके मतलब पक्ष में है उन्हें पूरी छूट है मतदाता को अपने आधार पर जाति या मतलब अपनी पसंद के आधार पर वोट दें, अपने प्रतिनिधि को चुनें। लेकिन जो राजनेता हैं या जो हमारे राजनीति में जो भी लोग हैं, वो लोगों को अपने फेवर में करने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए, अपने हितों उनको करने के लिए जाति को अपना मेन मुद्दा बनाते हैं और उन जो दूसरी जाति के लोगों से उनके हितों का कोई मेल नहीं होता, जैसे कि हमने सांप्रदायिकता के मामले में ऐसा वो बताते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। वो जाति के आधार पर लोगों को बांटकर अपनी राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अब राजनीति में जाति के अनेक रूप हो सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है कि किस प्रकार जो है राजनीति जो जाति जो है वो राजनीति को प्रभावित करती है। जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती है तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखकर, यानी कि किस क्षेत्र में किस जाति के लोग अधिक हैं, पार्टी वहाँ पर अपना वही उम्मीदवार खड़ा करती है, ताकि मान लो वो कोई वहाँ पर जो किसी भी जाति के लोग यादव ज़्यादा रहते हैं, जाट ज़्यादा रहते हैं, इस तरह से, तो वो पार्टी उसी उम्मीदवार को खड़ा करती है जिस वो एरिया जिस जाति मतलब उस एरिया में किस जाति का बहुलवाद है, यानी कि कौन सी जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं। दूसरा हमारा जो इसमें पॉइंट आ जाता है वो है राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं, यानी कि वो लोगों में जातिगत आधार पर वोट प्राप्त करने के लिए उनमें वो बीज बोते हैं कि हम आपकी जाति के हैं, हम हिंदू समाज, पहले तो धर्म के आधार पर, फिर जाति के आधार पर कि मैं गुज्जर हूँ, मैं जाट हूँ, हम ये हैं, हम भाई भाई, इस तरह से उनको उनकी भावनाओं को जातिगत आधार पर उकसाते हैं। और कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में भी देखा जाता है कि भाई ये दल है, तो जैसे हरियाणा में इनेलो है, बीजेपी है, यानी कि ये इसके लिए कार्य करेगा, ये इस जाति के उत्थान के लिए, तो इस तरह से उनको जोड़कर देखा जाता है।
नेक्स्ट आ जाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया है कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों। यानी कि अब सभी को समान अधिकार है, सभी जाति वालों को राइट टू वोट है, उनकी वोट का मूल्य भी समान है। तो अब जो राजनेता हैं वो पहले ही गोलबंदी यानी कि पहले से ही लोगों को अपने पक्ष में कर लेना, अपने फेयर में करने की वो कोशिश करते हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे धर्म हो, चाहे किसी भी आधार पर वो उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, इसलिए हर पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज़्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। जैसे हमारे जो चुनाव क्षेत्र हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो पूरा एरिया एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिए जाते हैं, तो उनको किस तरह से उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर एक ही जाति के लोग रहते हैं, वहाँ पर विभिन्न जातियों के, तो इसलिए उनको उनका भरोसा भी जीतना पड़ता है, तभी कोई कैंडिडेट जीत सकता है। कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। जब लोग किसी जाति विशेष को एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि उस जाति के ज़्यादातर लोग उस पार्टी को वोट देते हैं कि भाई यहाँ तो इस पार्टी का वोट बैंक है, यहाँ से तो और किसी पार्टी को वोट मिलेंगे ही नहीं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है बेटा, अगर किसी चुनाव के क्षेत्र में लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा हो तो अनेक पार्टियां उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति से एक से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं, तो किसी जाति के मतदाताओं के सामने उनकी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं होता। यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आप देखते हो, ज़रूरी नहीं है कि एक मान लो गुज्जर समुदाय है या जाट है तो उसमें से एक ही जो कैंडिडेट है वो उस जाति का हो सकता है 2 या 3 ही उस जाति के खड़े हो जाएं, तो इस तरह जो उनका वोट बैंक है वो बट जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है कि हमारे देश में सत्तारूढ़ दल वर्तमान सांसदों और विधायकों को अक्सर हार का सामना करना पड़ता है, और अगर जातियां और समुदायों की राजनीतिक पसंद एक ही होती है तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। स्पष्ट है कि चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, किंतु एक दूसरे के कारक भी इतने असरदार होते हैं। मतदाता अपनी जातियों से जितना जुड़ाव रखते हैं उससे अधिक जुड़ाव वो राजनीतिक दलों से भी रखते हैं। तो इस तरह से जो राजनीति है वो जातिग्रस्त है। और अब आ जाता है कि जाति के अंदर राजनीति, ये क्वेश्चन डिटेल में आता है 6 नंबर में कि किस प्रकार जाति जो है वो राजनीतिग्रस्त है और राजनीति किस प्रकार जातिग्रस्त है। ठीक है, अब किस प्रकार जाति के अंदर राजनीति की क्या भूमिका होती है। इसमें राजनीति के सिर्फ एक तरफा संबंध होता है। राजनीति भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और समुदायों को साथ लेकर कोशिश करती है। इस तरह उनके बीच संवाद और मोलतोल होता रहता है। राजनीति में नए किस्म की जातिगत गोलबंदी भी हुई है, जिसे अगड़ा या पिछड़ा, यानी कि ये SC BC ये इस तरह से उसमें जो रिजर्वेशन मिला हुआ है ऐसे वो बटे हुए होते हैं। इस प्रकार जाति राजनीति में कई तरह की भूमिकाएं निभाती हैं और राजनीति में चलती रहती हैं। दुनिया भर में राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए सामाजिक समूह और समुदायों को गोलबंद करने का प्रयास करती है। इस अर्थ में जातिगत राजनीति और दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों की सत्ता पहुंचने तक तथा निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति भी पैदा हो जाती है। ठीक है, गैर राजनीतिक संगठन खास जातियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने तथा ज़्यादा सम्मानजनक व्यवहार करने के लिए जमीन जायदाद और अवसर उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आंदोलन करते रहते हैं। जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होती। इससे अक्सर गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार जैसे बड़े बड़े मुद्दों की ओर लोगों का ध्यान भी भटकता है और कई बार जो हिंसा, तनाव, टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। तो अब आज के वीडियो में बेटा इतना ही। ये लेसन ख़त्म है, आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे।